आज का हमारा टॉपिक है बार्टर एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि बार्टर और इवैल्यूएशन ऑफ मनी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी अपनी प्रीवियस सेशन में वो हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे हम लोग आज के टॉपिक को इजीली लिंक अप कर पाए। ठीक, तो हमने कल क्या पढ़ा है? एक्सचेंज पढ़ा है। एक्सचेंज क्या होता है? जब हम गुड्स को या कमोडिटी को ट्रांजैक्शन करते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग जब एक आपस में गुड्स या कमोडिटी सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे एक्सचेंज बोलते हैं। फिर हमने एक्सचेंज के टाइप्स डिस्कस किए थे, उसमें दो तरीके के एक्सचेंज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट इज बार्टर, सेकंड वन इज मनी एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? जब हम कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना। हमने एग्जांपल के थ्रू समझा था कि एक पर्सन है ए और सेकंड पर्सन है बी। ठीक, ए के पास राइस है और बी के पास शुगर है। ए को शुगर की जरूरत है और बी को राइस की रिक्वायरमेंट है, तो ये लोग क्या करेंगे? आपस में अपनी कमोडिटी को एक्सचेंज कर लेंगे। ए बी को राइस दे देगा और बी ए को शुगर दे देगा। बार्टर सिस्टम क्या है? गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। जब एक कमोडिटी को, एक गुड्स को, एक सामान को दूसरी कमोडिटी के संग बदल के हम लोग अपनी जरूरतें पूरी करते थे। ऐसा किस टाइम पे होता था? ये एंशिएंट टाइम पे होता था, बहुत पुराने समय में, जब मनी हमारी इकोनॉमी में नहीं थी। आज के टाइम पे तो हम मनी के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हमें कोई भी कमोडिटी की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, तो हम इजीली मनी दे के वो चीज खरीद सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे तो मनी नहीं थी हमारी इकोनॉमी में, तो हम लोग अपने सामान को दूसरे पर्सन को दे के उससे अपनी जरूरत का सामान ले लेते थे और इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे। ठीक, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है टॉपिक बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की अब हम डिटेलिंग डिस्कस करेंगे कि इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। जब बार्टर सिस्टम हमारी इकोनॉमी में था तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे। ठीक, तो डिस्कस पहले करते हैं एसेंशियल कंडीशंस। जब भी हमारी इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम प्रिवेलिंग था, चलता था, उस टाइम हम लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलती थी? फर्स्ट है नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मीन्स वहां पे हमको ये देखने को मिलता था, डबल कोइंसिडेंस की कंडीशन फॉलो करनी पड़ती थी। मतलब कि अगर आपके पास राइस है और आपको जरूरत है शुगर की, तो आपको ऐसे पर्सन को सर्च करना पड़ेगा जिसके पास शुगर हो और उसकी जरूरत राइस हो। ठीक है, मीन्स ये दोनों तरीके से फुलफिल होना जरूरी है कि आपके सामान की रिक्वायरमेंट बी को हो और बी की जो कमोडिटी है उसकी रिक्वायरमेंट ए को हो। ठीक, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऐसा होना मुश्किल होता था। ये इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हमको बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था। हमें ऐसे पर्सन को सर्च करना पड़ता था जिसे हमारी कमोडिटी की जरूरत हो और उसके पास जो कमोडिटी है वो हम उससे लेके अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए। ठीक, अब आपका सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ मनी एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम हमारी इकोनॉमी में तब था जब मनी नहीं था, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं की जाती थी, तो वहां पे मनी एक्सचेंज प्रिवेलिंग नहीं था। थर्ड वन इज लिमिटेड बॉन्ड्स। बार्टर सिस्टम की एक कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो कि ये उस टाइम पे ही ज्यादा हमारा सर्कुलेशन में था। ये सिस्टम उस टाइम ज्यादा सक्सेसफुल था जब लोगों की बॉन्ड्स क्या होती थी? लिमिटेड होती थी, कम होती थी। ठीक है, जिससे वो इजीली फुलफिल हो जाए, क्योंकि उस टाइम प्रोडक्शन भी लिमिटेड होता था। अगर बहुत ज्यादा एरिया में हम बार्टर सिस्टम को अगर करना चाहेंगे तो वो सक्सेसफुल हम लोग नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। लिमिटेड एरिया ऑफ एक्सचेंज। उस टाइम पे हम लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते अगर लार्ज एरिया में चाहते हैं एक्सचेंज करना, क्योंकि मोस्टली जो भी हम लोग ज्यादातर गुड्स कमोडिटी को प्रोड्यूस करते थे वो पेरिशेबल गुड्स होते थे। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जिनका टाइम स्लॉट बहुत कम होता है, जो कम टाइम के लिए ड्यूरेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग डे टू डे अपनी लाइफ में कोई भी, जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, है ना, तो आप इसको ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हो। आपको इसका कंजम्पशन विद इन 2 और 3 डेज के अंदर कर लेना है, क्योंकि इसके बाद ये खराब हो जाएंगे। तो पहले के टाइम पे ज्यादातर गुड्स हमारे पेरिशेबल गुड्स होते थे। ठीक, तो वहां पे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे कि ए है और बी है। ठीक, ए बी को बहुत अच्छे से जानता है, बी ए को बहुत अच्छे से जानता है, ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ए रहता है लखनऊ में और बी रहता है दिल्ली में। अगर
एक के पास राइस है और इसके पास शुगर है, ए को चाहिए है शुगर, तो उसको क्या करना रहेगा, दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा, है ना। और इसको अगर राइस चाहिए तो इसको ए से मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने समय में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी, तो सामान को लाने ले जाने में टाइम काफी ज्यादा लगता था, जिसमें बहुत से पेरिशेबल गुड्स होते थे जो टाइम से पहले ही, पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते थे। तो इसीलिए ये सिस्टम एक लिमिटेड एरिया में ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, वहीं पे ज्यादा प्रेफरेबल है। अगर हम चाहें आज के टाइम पे तो ये बहुत ही कम सक्सेसफुल होगा, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे इंसान की जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं। उस टाइम पे क्या था, जब बार्टर सिस्टम प्रिवेलिंग था हमारी इकोनॉमी में, तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता था वो बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही कम चीजें, मींस एक स्टेट के अंदर, एक सिटी के अंदर, एक एरिया के अंदर तो छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कर सकते थे इजिली, लेकिन अगर हम चाहें बड़े स्केल में करना, कोई सामान बहुत दूर से मंगवाना, तो वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था बार्टर सिस्टम में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या थे बार्टर सिस्टम के। फर्स्ट पॉइंट आपका है सिंप्लिसिटी। बार्टर सिस्टम एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म था एक्सचेंज का। इसमें अगर दो लोग अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं तो इजीली अपनी जरूरतों को फुलफिल कर सकते थे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते थे और एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर सकते थे गुड्स और सर्विसेज का। सेकंड पॉइंट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज। तो बार्टर सिस्टम का एडवांटेज ये भी है कि ये दोनों ही पार्टीज के लिए बेनिफिशियल होता था। एग्जांपल देखते हैं, ए को रिक्वायरमेंट थी शुगर की, इसके पास राइस था, बी को रिक्वायरमेंट थी राइस की और इसके पास शुगर था। तो इन लोगों ने क्या किया, ए ने अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बी को राइस दे दिया और बी ने उससे राइस लेके अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया और उसे एक्सचेंज में शुगर दे दिया। तो ऐसे क्या हुआ, ए की भी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो गई और बी की भी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो गई। थर्ड वन इज म्यूचुअल कोऑपरेशन। देखिए, बार्टर सिस्टम आपकी हमारी इकोनॉमी में तभी सक्सेसफुली वर्क कर सकता है जब वहां पे सोसाइटी मेंबर्स जितने भी हैं वो अच्छी तरह उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम इसमें एक्सचेंज उसी पर्सन के संग करेंगे ना जिसके संग हमारा रिलेशन अच्छा हो, जिसको हम जानते हो, तभी हमको पता होगा कि हाँ इस पर्सन के पास हमारी जरूरत का सामान है और हम उससे अपना सामान एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता था कि बार्टर सिस्टम के टाइम पे हमारी सोसाइटी में सारे लोगों के बीच का रिलेशन बहुत ही अच्छा होता था। प्रोटेक्शन फॉर सोशल रिक्वायरमेंट्स। बार्टर सिस्टम में क्योंकि लिमिटेड बॉन्ड्स थी, लिमिटेड एरिया में एक्सचेंज होता था, तो जो प्रोडक्शन भी होता था वो सोशल रिक्वायरमेंट्स को ही देखते हुए एक लिमिटेड प्रोडक्शन होता था, क्योंकि मोस्टली जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे वो पेरिशेबल गुड्स थे जिनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया जाए, रिक्वायरमेंट से ज्यादा कर दिया जाए, तो उसको स्टोर करके हम नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए सोशल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ही कमोडिटीज का प्रोडक्शन किया जाता था, लिमिटेड कमोडिटीज को प्रोड्यूस किया जाता था। लास्ट पॉइंट इज नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन। बार्टर सिस्टम के टाइम पे अंडर एंड ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, क्योंकि अगर जैसे मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बटर बना रहे हैं या वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको हम एक टाइम लिमिट तक की तो स्टोर करके रख सकते हैं, है ना, उसके बाद तो हम वो खराब हो जाएंगे। तो अगर हम ओवर प्रोडक्शन कर देंगे तो क्या होगा कि वो ज्यादा सामान हमारा वेस्ट हो जाएगा। अंडर प्रोडक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि सोशल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते ही प्रोडक्शन किया जाता है, जितनी जरूरत होती है उसी रिगार्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है। तो ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन की सिचुएशन अराइज नहीं होती है। अगर हमारी इकोनॉमी में ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन की सिचुएशन अराइज नहीं होती है तो इसका मतलब ये भी है कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की भी सिचुएशन अराइज नहीं होगी। इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या होती है, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने लगता है। इन्फ्लेशन कैसे अराइज होता है, जब हमारी इकोनॉमी में कोई भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो कम स्केल में हो रहा है और उसकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में। और डिफ्लेशन की सिचुएशन भी अराइज नहीं होगी। डिफ्लेशन की सिचुएशन कैसे अराइज होती है हमारी इकोनॉमी में, अगर हमारी इकोनॉमी में कोई भी कमोडिटी है वो बहुत ज्यादा स्केल में प्रोड्यूस हो रही है और उसकी रिक्वायरमेंट कम है, तो उसको बेचने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसके प्राइस को कम करना पड़ता है, तो वो डिफ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि बार्टर सिस्टम में ना तो कमोडिटी का ओवर प्रोडक्शन होता है और ना ही अंडर प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे हमारी ना
इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज होगी और ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन अराइज होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। अभी हम लोगों ने बार्टर सिस्टम की कंडीशंस डिस्कस की, उसके एडवांटेजेस डिस्कस किए। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स या उसके डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, तो डिमेरिट का फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, बार्टर सिस्टम की एक कंडीशन हम लोग ने ये पढ़ी थी कि हमको उस सिस्टम में अगर हमारे पास कोई कमोडिटी है तो हमें उससे दूसरे से एक्सचेंज करनी है। ठीक है, हमें उस टाइम पे ऐसे पर्सन को सर्च करना रहेगा जिसके पास हमारी जरूरत की चीज हो और उसे हमारी कमोडिटी की जरूरत हो, है ना, ताकि हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले अपनी कमोडिटीज इजीली और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर ले। तो यहाँ पे ये डिफिकल्टी होती थी कि हमें एक ऐसे पर्सन को सर्च करने में बहुत टाइम लग जाता था जिसके पास हमारे जरूरत की चीज हो। अगर हमें एक ऐसा पर्सन मिल भी जाता था कि जैसे हमको चाहिए है शुगर, हमने ऐसे पर्सन को ढूंढ लिया कि हम उसके पास शुगर है, तो वहां पर एक और कंडीशन होती थी कि उसको भी हमारे पास जो कमोडिटी हो उसकी जरूरत हो, जिससे कि हम लोग आपस में कमोडिटीज को एक्सचेंज कर ले और इजीली दोनों पार्टीज की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पाए। सेकंड पॉइंट है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। बार्टर सिस्टम में क्योंकि मोस्टली वो सब कमोडिटीज के थ्रू एक्सचेंज होता था जो पेरिशेबल गुड्स होते थे, जो इजीली कुछ टाइम के बाद अपने आप ही खराब हो जाते थे, तो उन गुड्स को स्टोर करके रख पाना बहुत ही डिफिकल्ट था। उनको स्टोर नहीं करके रखा जा सकता था ज्यादा टाइम के लिए, तो यहाँ पे डिफिकल्टी होती थी हमें किसी भी गुड्स कमोडिटी को स्टोर करके रखने में या वेल्थ को स्टोर करके रखने में। ठीक, डिफिकल्टी इन डिवीजन ऑफ गुड्स। बार्टर सिस्टम में सिर्फ हम लोग हमेशा जरूरी नहीं होता था कि हम दाल चावल देकर ही कोई कमोडिटी ले रहे हैं। ऐसा भी सिचुएशन होती थी कि ए के पास है काउ एनिमल है और इसको चाहिए है राइस जैसे चाहिए है, तो अब यहाँ पे ये डिफिकल्टी अराइज होती थी कि एक काउ को देख के कितना राइस ले ले। मीन्स कि अगर इसको 1 kg राइस की रिक्वायरमेंट है तो क्या एक काउ उसके लिए बहुत ज्यादा आपको नहीं लगता है कि एक गाय देके आपको सिर्फ 1 किलो राइस मिल रहा है ना। मीन्स यहाँ पर हम काउ का या तो फिर ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम गाय की हाफ बॉडी एक बार दे दें हाफ एक बार, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स था। जब भी हम एनिमल्स के थ्रू एक्सचेंज करते थे तो हम लोग प्रॉपर मेजर नहीं कर पाते थे कि हम कितनी वो वैल्यू दे के अपनी जरूरत के सामान ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन और सब डिवीजन की बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती थी। डिफिकल्टी इन डिफर्ड पेमेंट्स मीन्स कि हम फ्यूचर के पेमेंट्स बार्टर सिस्टम में इजीली नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पेरिशेबल गुड्स होते थे, है ना। अगर हम स्टोर करके रखें कि हम आपको कुछ टाइम बाद दे देंगे ये सामान, है ना, तो तब तक दिन तक कि शायद वो सामान खराब भी हो जाए। तो यहाँ पे क्योंकि हम कमोडिटी स्टोर नहीं करके रख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरिशेबल गुड्स ज्यादा हैं जो बहुत कम टाइम के लिए हमारे ड्यूरेबल रहते हैं, तो यहाँ पे हम फ्यूचर पेमेंट्स भी इजीली नहीं कर पाते थे।